चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। प्रोबेबिलिटी सीरीज को हेडशॉट देते हुए हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, मतलब और हेडशॉट्स मार सके, प्रोबेबिलिटी को पूरा जड़ से खत्म कर सके। ठीक, तो उसके उस सीरीज में आज ये जो टॉपिक है ये है प्रोबेबिलिटी सीरीज का पार्ट थर्ड। अभी तक जो मैंने जितने टॉपिक पढ़ा है पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक, वो बेसिक था जो कि आपके क्लास 11th की एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से था। ठीक और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे सीए सीएमए की तैयारी कर रहे होगे, ठीक, तो भी उसमें भी वो पहले दो पार्ट्स बिल्कुल बेसिक हैं। अब ये पार्ट भी उसी सीए सीएमए के हिसाब से उतना ही जरूरी है और ये क्लास 12th का कंटिन्यूएशन पार्ट है। अब यहाँ से आपका क्लास 12th के टॉपिक चालू हो जाते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये क्लास 12th की सबसे पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.1। ठीक, क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक, प्रोबेबिलिटी वर्ड सबको क्लियर है। प्रोबेबिलिटी कोई पूछे तो प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। तुमसे कोई फॉर्मूला पूछे तो तुम बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब उसी प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करते हुए अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? मैंने कहा इसको ये सब ना पढ़ो, मेरी बात सुनने पे ध्यान दो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है जहां पे दो इवेंट्स होंगे, सिर्फ दो ही इवेंट्स होंगे। ठीक, एक इवेंट ए होगा, एक इवेंट बी होगा। इवेंट ए तुमको नो, फॉर एग्जांपल सपोज कर लो दो इवेंट है ए और दो इवेंट बी। एक इवेंट बी है जो कि नोन इवेंट है या जो कि गिवन इवेंट है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब तुमको इस इवेंट बी यानी जो गिवन इवेंट है उसको ध्यान में रखते हुए तुमको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तुमको क्या, तुमको इस कंडीशन, इस बी की कंडीशन में यानी जो गिवन कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए तुमको ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हुई? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुई द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट और आउटकम अकरेंस अकरिंग बेस्ड ऑन द अकरेंस ऑफ अ प्रीवियस इवेंट और आउटकम। सिंपल सी बात, मैंने क्या बोली? एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उस तरह की प्रोबेबिलिटी है जहां पे दो इवेंट गिवन होते हैं। उन दो इवेंट में से दो इवेंट सपोज कर लो ए और बी गिवन है, उन दो इवेंट में से एक इवेंट नॉन इवेंट होता है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक, कि गिवन दैट दिस इवेंट इज दिस, तो वहाँ वो आपको एक क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक, उस इवेंट जो गिवन इवेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक, उस इवेंट को ध्यान में रखते हुए तुमको क्या निकालना है? ए वाले यानी जो दूसरा इवेंट है, दूसरा इवेंट ए इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उस तरह के इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशनल इवेंट। फिर से मैं बताता हूँ, कंडीशनल इवेंट वो इवेंट जहां पे दो इवेंट होंगे, एक इवेंट नोन इवेंट होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन तुम अपने क्वेश्चन से निकाल सकते होगे या तुमको दी गई होगी। ठीक, उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए तुमको ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उस तरह की जो इवेंट्स होते हैं जहां पे तुमको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नोइंग दैट बी हैड ऑलरेडी अकर्ड, नोइंग दैट बी हैज अकर्ड। ठीक, तो दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे अब मैंने कहा इसको डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। ठीक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे डिनोट करी जाती है जहां पे बी इवेंट, जो चीज पीछे लिखी जाती है, जो चीज स्लैश के बाद आती है, उसको वो इवेंट गिवन को शो करता है कि ये चीज गिवन है। और जो चीज आगे होती है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जो चीज आगे लिखोगे, जो इवेंट आगे लिखोगे वो तुमको फाइंड करना होगा, और जो चीज तुम पीछे लिखोगे वो तुमको गिवन होगी। ठीक, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक,
या अगर इसी का रिवर्स मान ले, इसी का रिवर्स मतलब अगर कोई बोले कि सर मैं बी को पहले लिख दूं और ए को बाद लिखूं, तो हाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा बी इवेंट कौन सा है, बी फाइंड करने वाला इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, जो कि गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन अपॉन पी ए, अपॉन पी ए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको फॉर्मूला समझ गए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, फिर और बातें बताऊंगा। ठीक, चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, एक फैमिली है वो उसमें दो चिल्ड्रन है। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो सबसे पहले तो पहली लाइन, अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन। अब जैसे मेरे दिमाग में इतनी बात बोली तो मैंने एक सैंपल स्पेस बना ली। सैंपल स्पेस क्या हो गई कि एक फैमिली है उसमें दो चिल्ड्रन हैं, तो दो चिल्ड्रन कौन से हो सकते हैं कि दोनों सर लड़के हो सकते हैं, बॉय बॉय हो सकते हैं। दोनों सर लड़कियां हो सकती हैं, हो सकता है बड़ा वाला बॉय हो दूसरी वाली छोटी वाली लड़की हो सकता है बड़ी वाली लड़की हो दूसरे वाला लड़का हो। ये सैंपल स्पेस में बना सकता हूँ। ठीक, अब तुमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। एक इवेंट है, ठीक, ए, जिसमें बताया गया है कि बोथ बोथ चिल्ड्रेन बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज। ठीक, और एक इवेंट बी इवेंट है, वहां बताया गया एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। ठीक, एक इवेंट है एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। ठीक, अब इसमें तो तुमको एक क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो ये वाला इवेंट गिवन इवेंट है, ये तुमको गिवन है। चलो पहले जो इवेंट गिवन है और ये इवेंट है ना, इसको चलो निकालते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जो इवेंट गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अगर मैं इसको सैंपल स्पेस से कंपेयर करूं तो ये मेरी सैंपल स्पेस है, ये मेरी सैंपल स्पेस है। इसमें एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, एक बॉय होगा तो भी चल जाएगा, दो बॉय होंगे तो भी चल जाएगा। तो इसमें कौन कौन से केस आ सकते हैं, ये वाला केस आ सकता है, बॉय गर्ल वाला केस आ सकता है, गर्ल बॉय वाला केस। तो बी इवेंट के लिए मेरी कंडीशंस कौन कौन सी हो गई, बॉय बॉय, ठीक, बॉय गर्ल और गर्ल बॉय। ये मेरी तीन कंडीशंस हो गई। ए इवेंट के लिए मेरी कंडीशन क्या हो गई, ए इवेंट के लिए मेरी कंडीशन हो गई कि बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। अब बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन टिक हो सकती है, बी बी वाली। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमको हमारा क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन में गिवन जैसी इंफॉर्मेशन दे कि गिवन दैट, तो गिवन दैट वाली कंडीशन ऐसे क्वेश्चन हो तो तुरंत समझ जाना है किसका क्वेश्चन है, तुम्हारा कंडीशनल क्वेश्चन है। कंडीशनल में मैंने अभी आपको बताया था कि कंडीशनल ऐसा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है जहाँ पे एक इवेंट में आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि दिस इवेंट इज गिवन, तो इस गिवन इवेंट को देखते हुए तुमको दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे वर्ड गिवन ही तुम्हारे लिए कीवर्ड है पहचानने के लिए कि तुमको क्या निकालना है, कंडीशनल निकालनी है। तो अब कंडीशनल का फॉर्मूला के लिए हमको चाहिए होता है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि कंडीशनल निकालना है तो हमको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है। तुमने बोला सर ए और बी में बी भी कॉमन है, ए और बी में बी भी कॉमन है। ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। मैंने बोला बी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकाले, बी इवेंट की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम एक दो तीन अपॉन टोटल आउटकम एक दो तीन चार, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 3/4। प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा आ गया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया मेरा 1/4। ठीक, अब मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। ठीक,
A/B मतलब इस A इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालिए, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन है कि बोथ तुम्हारे क्या होने चाहिए, एटलीस्ट बॉय होना चाहिए, तो B इवेंट गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी मेरा कितना, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कर इसको लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूले में इंटरसेक्शन होता है, अपॉन पी बी। ठीक, इंटरसेक्शन मेरा कितना निकला है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना निकला है 3/4, 4 और 4 कैंसिल ऊपर नीचे, आंसर आ गया मेरा 1/3, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए समझ में आया, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी, नहीं समझ में एक बार वापस रिवाइंड कर दो, तब तक आगे ना बोलूंगा तो समझ ना आ जाए। ठीक, तुमको पहचानना कैसे है कंडीशनल का क्वेश्चन, कंडीशनल क्वेश्चन की सबसे अच्छी पहचान यही होती है कि उसमें एक इवेंट गिवन इवेंट होता है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि दिस इवेंट इज गिवन, दिस इवेंट इज नोन, गिवन या नोन जैसे वर्ड लिखे होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। ठीक, चलो एक और एग्जांपल, 10 cards are numbered, 10 cards are numbered 1 to 10 and placed in a box, mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly. सबसे पहले तो पहली लाइन पढ़ो, 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box, तो मेरे लिए सैंपल स्पेस क्या हो गई, मेरे लिए सैंपल स्पेस हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे लिए सैंपल स्पेस हो गई। ठीक, अब इसके बाद एक कार्ड ड्रॉ किया गया, इफ इट इज नोन डेट, देखो ये फिर लिखा है इफ इट इज नोन, नोन मतलब कंडीशनल का क्वेश्चन, इफ इट इज नोन डेट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो एक ए इवेंट मान लेते हैं मोर देन 3, मोर देन 3। ठीक, और ये इवेंट कैसा इवेंट है, गिवन इवेंट है, नोन इवेंट है, लिखा है पढ़ाई जैसे मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। अब मोर देन 3 के लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा भैया, मोर देन 3 मतलब 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नंबर हो सकता है 4 से लेकर 10 तक। आगे बढ़ा, ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, बी इवेंट निकालना है कि इवन नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8 10। ठीक, अब नोन और गिवन ऐसे वर्ड गिवन होंगे तो कंडीशनल का क्वेश्चन है, तो कंडीशनल के क्वेश्चन के लिए मेरे को चाहिए होता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ए और बी में कॉमन क्या क्या कॉमन आ रहा है, ए और बी में कॉमन आ रहा है 2, ठीक कॉमन आया, सॉरी 2 नहीं कॉमन है, ठीक 4 6 और 8, ये तीन कॉमन है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, आ गया 3/10, टोटल लोग 10 हैं, सैंपल स्पेस में टोटल लोग 10 है। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, गिवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, इसमें कितने लोग हैं 2 4 6 7, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 7/10। ठीक, अब निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, B/A क्यों लिखा, मैंने बोला हमेशा गिवन इवेंट पीछे होता है, गिवन इवेंट पीछे होता है, तो मेरा गिवन इवेंट ए था वो पीछे रख दिया, तो फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन गिवन इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी 3/10, ये 7/10, 10 10 कैंसिल्स, सीधा सीधा 3/7 आंसर। इजी, बहुत इजी है, बस पहचानना है, अगर तुमने इवेंट पहचान लिया तो क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक, अभी भी किसी को दिक्कत है, चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है, a die is thrown twice, a die is thrown twice and the sum of number appearing is observed to be 6। अब मेरे पास भैया एक डाई है, उसको ट्वाइस करा गया है, तो मैं इतने सारे सैंपल्स लिख नहीं सकता हूँ, तो मैं यहाँ से कहीं मैंने एक बार आपको डाइस रोलिंग का वो ये देखो दिखाया था, ठीक तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, ये कॉपी करके अपने यहाँ के लिए ले आता हूँ, ठीक यहाँ पे कंट्रोल वी करके, तो ये मेरी सैंपल स्पेस आ गई। ठीक, अगर एक डाइस को अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या हो गई, ये मेरी सैंपल स्पेस हो गई।
ठीक। एंड सम ऑफ नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी सिक्स, भैया ऑब्जर्वेशन की गई है तो मतलब ये चीज तुमको गिवन है, तो ए इवेंट गिवन है, ये ए इवेंट गिवन इवेंट है, ऑब्जर्वेशन है गिवन है। ठीक। अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी सम ऑफ नंबर इज, क्या ऑब्जर्वेशन है, सम इज सिक्स, सम को ऑब्जर्व किया गया सिक्स। अब ये कौन कौन सा केस हो सकता है, ब्लू कलर से मैं हाईलाइट करूं या मैं ब्लू कलर से हाइड करूं, जहां जहां पे सम सिक्स हो रहा है तो 5 1 में हो रहा है, ठीक, 2 4 में हो रहा है, 3 3 में हो रहा है, 4 2 में हो रहा है, 5 1 में हो रहा है। इसमें इसमें भैया हमारा क्या हो रहा है, सम सिक्स आ रहा है, तो लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो मेरे इसकी सैंपल स्पेसेस क्या बन गई, 1 5 2 4 3 3 4 2, ठीक, और 5 1, ये मेरी सैंपल स्पेस होंगे ए इवेंट के लिए, ए इवेंट के लिए। चलो अब बी इवेंट जो कि फाइंड करना है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। अब 4 नंबर अपीयर होना है, ठीक, 4 नंबर को अपीयर करना है तो क्या है, 4 नंबर अपीयर अपीयर at least once, 4 number appeared at least once। ठीक, तो किस किस केस में, देखो इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, ठीक, और किसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें इस वाली लाइन में तो हर जगह 4 आ रहा है, ठीक, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, ठीक। तो मैंने कहा चलो नोट डाउन कर लो, 4 का नोट करोगे तो बहुत सारा है, 1,4, 2,4, 3,4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, ठीक, फिर 5,4 और 6,4, ये मेरे लिए सैंपल स्पेस बन गई किसकी, बी इवेंट की। अब सबसे पहली बात तो हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो मैंने कहा चलो इंटरसेक्शन को दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 2 और 2 4, और यहाँ पे भी देखो 2 4 और 4 2, यही दोनों चीज कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो गया मेरा, ए इंटरसेक्शन भी मेरा हो गया 4 2 और 2 4। तो अगर अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखूं, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं लिखना जाऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा कितना आ गया, 2/36। भैया एक डाइस को 2 बार फेंका गया है तो 6 की पावर 2 यानी 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं डाइस के केस में, 6 की पावर n, ठीक। फिर उसके बाद मेरा गिवन इवेंट है, गिवन इवेंट में कितनी चीजें हो रही हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें हो रही हैं, तो मेरा प्रोबेबिलिटी मेरी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/36, ठीक, 5/36। अब निकालना है मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इवेंट को गिवन इवेंट माना है तो ए पीछे रखा, ठीक, तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो रखा भैया 2/36 डिवाइडेड बाय 5/36, 36 गेट कैंसिल, 2/5 आंसर। देखो कोई टफ नहीं है, बस इसमें सैंपल स्पेसेस थोड़ी ज्यादा बनानी पड़ी, मैंने तो कॉपी कर लिया, लेकिन आपको तो, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना अपनी काम की जो हो सिर्फ वही लिखना, ठीक, जो तुमको काम की लगे वो लिखना, कि जैसे मेरे को ए देख लिया, बी की लिख ली, बस वही वाली काम वाली लिखना, ठीक। अब सारी जो बार बार लिखोगे नहीं बैठ के, ठीक। 3 क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक फटाक से नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, if a multiple of 3 comes up, throw the die again, and if any other number comes, toss a coin, ठीक।
तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? मैंने बोला अगर मैं सैंपल स्पेस बनाने जाऊं तो बोल रहा है कि इफ अ मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री का मल्टीपल मतलब 3 या 6 आएगा तो भैया हम लोग क्या करेंगे, डाइस को थ्रो करेंगे। ठीक, तो अगर मैं सैंपल स्पेसेस बनाऊं तो सैंपल स्पेस भी बनाने की जरूरत नहीं, बहुत सारी सैंपल स्पेस बनेंगी। मैं अपने इवेंट सीधे सीधे लिख लेता हूँ। ठीक, क्या है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ थ्री कम्स अप, अगर मल्टीपल ऑफ थ्री कम आएगा, throw the die again, and if any other number comes up, toss the coin. Find the conditional probability of the event that the coin shows tail given that at least one die shows थ्री। तो मैंने दो इवेंट मान लेता हूँ, ए इवेंट एंड बी इवेंट। ए इवेंट मान लेता हूँ कि जो कॉइन है वो टेल शो करेगा। ए इवेंट में मान लेता हूँ कॉइन मेरे को क्या शो करेगा, टेल। और बी इवेंट में मान लेता हूँ कि एटलीस्ट एटलीस्ट वन डाई एटलीस्ट वन डाई शो थ्री। ठीक, ये मैं मान लेता हूँ एटलीस्ट वन डाई शो थ्री। दो केसेस है ये वाला। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द कॉइन शो टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शो थ्री। तो बी इवेंट मेरा गिवन है, यहाँ पे छोटा सा इसके ऊपर जी बना दिया कि याद रहे कि ये इवेंट गिवन है। चलो पहले तो ए इवेंट के सारे सैंपल स्पेसेस लिख डालो। तो ए इवेंट के अगर सैंपल स्पेसेस लिखने जाऊंगा तो कॉइन और टेल, वन वन कॉमा टेल। ठीक, टू के साथ टेल आ सकता है, थ्री के साथ टेल आ सकता है, फोर के साथ टेल आ सकता है। ठीक, और किसके साथ टेल आ सकता है, फाइव के साथ टेल आ सकता है। ठीक, सॉरी थ्री के साथ टेल नहीं आ सकता है, थ्री के साथ टेल नहीं आ सकता। मतलब मेरी सैंपल स्पेस अगर मैं सही से लिखूं तो वन टेल, टू टेल, फोर टेल और फाइव टेल। ठीक, क्यों मैंने थ्री के साथ नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लाइन लिखी है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट शोइंग ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ थ्री कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। तीन का मल्टीपल अगर आएगा, ठीक, अगर जैसे थ्री आ गया या सिक्स आ गया तो हम लोग कॉइन को टॉस नहीं करेंगे, हम लोग क्या फेंकेंगे भैया, डाई दोबारा फेंक देंगे। अगर थ्री या सिक्स आ गया, मल्टीपल ऑफ थ्री आ गया, मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब तीन, थ्री आ गया या सिक्स आ गया तो हम लोग कॉइन को तो टॉस करेंगे नहीं, हम लोग क्या फेंकेंगे, डाई फेंकेंगे। ठीक, तो डाई फेंकेंगे तो वन और टेल कब, मतलब टेल कब आ सकता है, जब वन टू फोर या फाइव जैसे नंबर होंगे, मतलब थ्री के मल्टीपल नहीं होंगे तो वन टू फोर फाइव। ये मेरे ए के लिए सैंपल स्पेस बन गई। बी के लिए अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊं तो सैंपल स्पेसेस बहुत सारी बन सकती हैं। कि इसमें बोला एटलीस्ट वन डाई शो थ्री, तो भैया थ्री वन, थ्री टू, ठीक, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स। ठीक, ये सैंपल स्पेस आई। ठीक, और कौन सी सैंपल स्पेस आ सकती है, सिक्स थ्री। ठीक, सिक्स थ्री ये सैंपल स्पेस आ सकती है। थ्री थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, सिक्स थ्री। ठीक, ये सैंपल एटलीस्ट वन डाई शो थ्री, एटलीस्ट एक डाई में तो थ्री होना ही चाहिए, एक डाई में थ्री होना ही चाहिए। तो वो यही सैंपल स्पेस है, इधर वाले में तो किसी में आएगी नहीं कि थ्री आए और टेल भी आए। ठीक, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, तुमने बोला कि सर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, अगर किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो वो बिल्कुल दोबारा से देख सकता है कि ए इवेंट क्या माना, कि कॉइन भैया मेरा क्या होना चाहिए, कॉइन में टेल आना चाहिए। दूसरा इवेंट क्या है, एक एटलीस्ट एक थ्री तो आना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन उसने रख दी है कि अगर तीन या तीन का मल्टीपल यानी थ्री या सिक्स आएगा डाइस पे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डाइस को दोबारा फेंकेंगे। उसके अलावा कोई नंबर आएगा जैसे वन टू फोर फाइव तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिक्के को उछालेंगे। तो जब मैंने बोला कि वन टू फोर और फाइव फेंका तो उसके साथ टेल आ सकता है, तो वन के साथ टेल, टू के साथ टेल, फोर के साथ टेल, फाइव के साथ टेल, क्योंकि कॉइन में टेल चाहिए इवेंट में, तो वो मैंने सैंपल से बना ली। बी इवेंट में कि डाई में थ्री आना चाहिए, अगर डाई में थ्री आएगा एटलीस्ट तो मेरे लिए, अगर थ्री आया तो कॉइन तो आना ही नहीं है, तो थ्री आया तो थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स और सिक्स थ्री। यही ऐसी कंडीशन होंगी जहां पे डाई में थ्री आ रहा होगा। कोई ऐसी कंडीशन बन ही नहीं सकती कि थ्री भी आए और टेल भी आए। क्यों, क्योंकि अगर थ्री आएगा तो सिक्का उछालना ही नहीं है।
ठीक। तो यहाँ पे मैंने फिर इन दोनों में देखा कि A इंटरसेक्शन B क्या आ गया 0, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B भी 0 होगी, क्योंकि 0 अपॉन टोटल, टोटल कुछ भी है वो 0 ही आने वाला है। ठीक। अब मेरे को अगर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश B निकालना है, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि इवेंट है गिवन। ठीक। तो ये 0 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 0/7, 0/7 भैया कितना हो जाएगा, 0/7 ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आपका 0। ठीक। 0/7 मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक। कोई बोले कि सर यहाँ पे तो हमने बी की प्रोबेबिलिटी लिखी नहीं है, तो मैंने कहा बी की प्रोबेबिलिटी कुछ भी आएगी। बी की प्रोबेबिलिटी अगर तुम निकालने जाओगे तो 3 और 3,1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं और टोटल सैंपल फेस बनेंगे 36। डाइस के केस में 36, क्योंकि डाइस 2 बार जा रही है, 2 बार डाइस को फेंका जा रहा है, तो 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी 7/36। ठीक। तो भी 36 ऊपर जाएगा, तो भी 0 × 36 0, 0/7 फिर 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत स्कूली टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, और आपके बोर्ड्स में चाहे सीबीएसई एग्जाम हो चाहे आईसीएसई एग्जाम दे रहे हो, ठीक, 12th में ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न में भी और एक नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन 2 नंबर से 4 नंबर के बीच में और 1 नंबर के मल्टीपल चॉइस में भी बहुत आराम से आ सकता है, और अपने सीए सीएमए के एग्जाम्स के लिए तो जरूरी है ही है। ठीक। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक क्लियर होगा। ठीक। अब आपने ये वीडियो देख लिया, उसके बाद आपका काम क्या है, आप अपने मॉड्यूल्स आईसीए, अगर आप सीए सीएमए के एग्जाम दे रहे हैं तो आईसीआई का मॉड्यूल, 12th के वीडियोस दे, 12th में हो तो अपनी एनसीईआरटी या एमएल अग्रवाल जो भी तुम रेफरेंस बुक लगा रहे हो, ठीक, जो भी बुक्स लगा रहे हो वहां से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक लगा के खत्म करो। ठीक। वो लगाने से वो तो लगाओगे लगाओगे, प्लस मैंने भी तुम्हारे लिए अगर तुम ये बात समझ गए हो तो ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक। अभी तुम्हारे लिए क्या है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, करो फटाक से, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, देखिए कौन कौन इसका सही आंसर देता है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका काम क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को तैयार करना। ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।